गुड मॉर्निंग साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान के हमारे लगभग महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। अब हम वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। तो वनस्पति विज्ञान में मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि जंतुओं में पादपों में जनन। क्या है? पादपों में जनन। जनन क्या है? क्योंकि हम जंतुओं में जन्म पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया था कि जंतुओं में जन्म किस प्रकार से होता है, किस विधियों से होता है, किस प्रकार से जो बच्चे का निर्माण होता है, पूरी डिटेल हमने आपको बताया था। हमारे प्लेलिस्ट में उसका क्लास पढ़ा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं पादपों में जन्म। तो एक बार पुनः हम पढ़ते हैं प्रजनन होता क्या। हमने आपको बताया था कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सभी जीवधारी अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो उसी में क्योंकि जो पौधे होते हैं वो भी जीव होते हैं, उनमें भी प्रजनन करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ वो भी अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो इसी को हम इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा हमारा टॉपिक क्या है, पादपों में जनन। तो पहले हम पढ़ें जनन की विधियाँ। जनन की दो विधियां होती है। एक को कहते हैं हम अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन है। और एक हमारा होता है लैंगिक जनन। पहले इसको हम पढ़ लेना जरूर समझते हैं कि इसके बारे में जान लेते क्या है। दूसरा हमारा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को कहते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो समझते हैं अलैंगिक जनन क्या है। साथियों, अलैंगिक जनन एक ऐसी विधि होती है जिसमें आप दो लिंग, जो नर मादा दो लिंग होते हैं, वो आपस में नहीं मिलते हैं। उनके बिना मिले ही मतलब जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी विधियों को हम अलैंगिक विधियाँ कहते हैं। क्या बताया हमने कि अलैंगिक विधि ऐसी विधि होती है जिसमें दो लिंग आपस में नहीं मिलते हैं और प्रजनन की क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है और नए जीव का उत्पन्न हो जाता है। ऐसे जीवों को, ऐसी विधि को हम अलैंगिक विधि कहते हैं। लैंगिक क्या है? लैंगिक हम पढ़ चुके हैं कि लैंगिक विधि ऐसी विधि होती है जिसमें दो लिंग अर्थात नर व मादा आपस में दोनों के युग्मक मिलते हैं, तब जाए गुण बनता है। इसी विधि को क्या कहते हैं, हम लैंगिक विधि कहते हैं। अब अलैंगिक विधि, क्योंकि पौधा हम पादपों के बारे में पढ़े हैं, तो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें अलैंगिक विधियों द्वारा भी प्रजनन की क्रिया होती है। तो उसी को हम समझते हैं कि अलैंगिक विधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो इसको हम समझते हैं। अलैंगिक विधियों में सबसे पहले हम समझते हैं क्या होता है। पहला इसमें पढ़ते हैं हम कायिक जनन, जिसको हम कहते हैं वर्धी जनन, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये क्या है? कायिक जनन ये अलैंगिक विधि की ऐसी विधि है जिसमें पादपों के किसी भी अंग से नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे उनके जड़ से, उनके तने से, उनकी पत्तियों से क्या होता है, नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी विधियों को हम क्या कहते हैं, कायिक परिवर्धन या क्या कहते हैं हम, वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका हम उदाहरण बताते हैं आपको। इसका उदाहरण क्या है साथियों? गन्ना आप देखे हैं, आलू, अदरक, हल्दी, अजूबा, गुलाब, गुड़हल, ये सब क्या है? ये सब जितने हमने पौधों के नाम बताया, ये सब क्या है, इनमें कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन से तात्पर्य क्या है कि इनके किसी भी अंग से क्या होता है, जो है कायिक जनन क्या होता है कि पौधे के विभिन्न मतलब उनके विभिन्न अंगों से क्या होता है, नया जीव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम पहले लिखे हैं गन्ना। आपने देखा होगा गन्ना के अगर तने को
गन्ने के तने को काट के हम बैठा देते हैं तो उससे क्या होता है, नया पौधा जन्म हो जाता, नए पौधे का विकास हो जाता है। तो गन्ना क्या, गन्ने में क्या, गन्ने के तने में नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब बताइए इसमें किसी नर या मादा का कोई काम लगा तो नहीं लगा। इसी प्रकार आपने देखा आलू, इसमें देखिए आलू की खेती हुई है। आलू भी तना ही होता है। आलू को भी हम तने को काट के उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं, बैठा देते हैं, तो उससे क्या होता है, नया जो है जो पादप या नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार अदरक होता है, हल्दी होता है। अजूबा देखिए, अजूबा एक प्रकार की पत्ती होती है, उसकी पत्तियों से क्या होता, नया पौधा जन्म ले लेता है। किसकी, अजूबे की पत्ती को अगर हम जो है जमीन में लगा दें तो क्या होता, उसकी पत्तियों से ही नया पौधा जन्म होता था। फिर उस नए पौधे को अलग अलग लेकर हम बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार गुलाब आप लोगों को देखा है, गुलाब और गुलहड़ का जो फूल होता है उसके तने को यदि हम कलम करके कहाँ जमीन में गाड़ देते हैं तो उससे क्या होता, नया पौधा क्या होता, जन्म लेता। तो ये विधियाँ जिसमें पौधे के विभिन्न भागों से नए पौधे जन्म ले लेते हैं, ऐसी विधि को हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला विधि हमारा है, विधि नंबर 2 है जो प्रजनन की होती है, उसको हम कहते हैं मुकुलन विधि। ये भी अलैंगिक जनन की विधि होती है। क्या, मुकुलन विधि में क्या होता है, ये मूलतः ईस्ट व हाइड्रा में होता है। किसमें, ईस्ट व हाइड्रा में होता है। इसमें क्या है, देखिए इसमें होता क्या है, जो ये हाइड्रा होता है, ऐसे हाइड्रा होता है और ईस्ट ऐसे होती है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा बड निकलता है। क्या निकलता है, बड। जैसे हम लोग कली देखे हैं, जैसे गुलाब की कली होती है, गुड़हल की कली होती है, इस प्रकार इसमें एक कली निकलती है। जब ये कली, किसमें, जनक पौधे में एक कली निकलती है और यही कली फिर क्या होता है, जब थोड़ा सा इसका विकास होता है तो ये कली क्या होती है, इस जनक कोशिका से क्या होती है, कट के अलग हो जाती है और क्या, नए पौधे का विकास कर लेती है, अर्थात नए जीव का विकास कर लेती है। तो मुकुलन माने बडिंग, इसे बडिंग कहते हैं। बडिंग विधि में, मेथड में क्या होता है कि जनक पौधे से या जनक जीव से एक बड निकलता है, वही बड विकसित होकर के जनक जीव से अलग हो जाता है और नए पौधे का क्या होता है, जन्म कर देता है। तो इस विधि में क्या, ईस्ट व हाइड्रा, कहाँ, ईस्ट व हाइड्रा दोनों एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें क्या होता है, इसी विधि द्वारा क्या होता है, मतलब क्या, मुकुलन द्वारा ही क्या होता है, प्रजनन की क्रिया होती है। अगला हमारा तीसरा है मुकुलन। इसके बाद हमारा है तीसरा है बीजाणु द्वारा। इसको समझते हैं। बीजाणु द्वारा में क्या होता है, इसमें बीजाणु द्वारा जनन जो होता है मूलतः फफूंद, जिसको हम क्या कहते हैं, फंजाई में होता है। इसमें क्या होता है, इनके जो बीजाणु होते हैं, फंजाई के बीज होते हैं, बीजाणु, वो सभी ताप ठंड आदि को क्या होते हैं, उनमें विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसको सह लेते हैं और वो क्या होते हैं, वायुमंडल में रहते हैं। जैसे ही उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, वो क्या होते हैं, नम जैसे अनुकूल परिस्थिति में क्या, नम मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, तो क्या होता है, वो तुरंत क्या होते हैं, नए जीवों का क्या होते हैं, जन्म देते हैं। देखो रोटी पे फफूंद लगता है, ये उसी का कारण है कि ये उनके बीजाणु क्या है, सर्वव्यापी हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। उसके जो बीजाणु हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। जब उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो वो वायु से नीचे गिर करके क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण कर देते हैं। अर्थात फंजाई, जो फफूंद हम लोग देखते हैं लगे होते हैं रोटियों में, गीले स्थान पे या चमड़े के वस्तुओं पे, तो क्या होता है, वो उसी का उदाहरण है। अर्थात उसमें बीजाणु द्वारा क्या होता है, नया जीव पैदा हो जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं, एक होता है खंडन। क्या होता है, खंडन होता है। खंडन विधि मूलतः पाई जाती है शैवाल तथा समुद्री एक जीव होता है जिसको कहते हैं, शैवाल की प्रजाति की होती है, जिसको कहते हैं स्पायरोगायरा। इसमें क्या होता है, इस जो शैवाल का आप लोगों ने तंतु देखा होगा, शैवाल का जो तंतु होता है उससे वही तंतु क्या खंडित होकर के, तंतु उनके खंडित होकर के नए जीव को क्या करते हैं, जन्म दे देते हैं। अर्थात इसमें भी क्या होता है, ये भी जो खंडन विधि स्पायरोगायरा में होता है। स्पायरोगायरा एक जो इस
समुद्र में पाए जाने वाला जो है एलगी की प्रजाति है, उसको यदि हम क्या सिल पे पीस दें या मिक्सर में पीस दें, फिर छन्नी से छान लें, इसके बाद उसका जो बचा हुआ पानी को हम ज़मीन में फेंक दें, तो उस पानी से क्या होगा, नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि अलैंगिक विधि यही है कि इसमें किसी भी लिंग का आपस में नहीं मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक विधि। लैंगिक विधि में क्योंकि हम जंतुओं के में पढ़ चुके हैं कि जंतुओं में नर मादा के आपस के उनके दो जब गैमीट आपस में मिलते हैं, इसे युग्मक कहते हैं, तो युग्मनज बनता है और क्या हुआ, नए बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पादपों में जन्म, कि पादपों में किस प्रकार से जनन होता है। देखिए, पादपों में जो फूल होता है, पौधों का जब पुष्प भाग होता है, वही उसका क्या होता है, वहीं उसका जनन की प्रक्रिया होती है और वही पुष्प भाग पे नर व मादा पाए जाते हैं। पौधों का जो नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं, मादा भाग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं, और नर भाग के ऊपर ही क्या प्रागकोश पाया जाता है। अब प्रागकोश में प्रागकण होता है, वही जब प्रागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो क्या होता है, निषेचन क्रिया होती है। तो इसको पढ़ने के पहले हम समझ लेते हैं, पहले पुष्प को समझ लेते हैं, पुष्प कैसे होता है। देखिए, ये पुष्प हमने बनाया है, ये जो दिखाई पड़ा है ये पुष्पासन। अब पुष्पासन मतलब होता है जिसपे पुष्प क्या होते हैं, पुष्प के प्रत्येक भाग हुआ है दल जो है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र या अंडा से लगे हुए होते हैं, वो पुष्पासन होता है। इसके बाद उसका जो हरा भाग होता है, आप लोगों ने देखा हो, जो नीचे सबसे नीचे हरा भाग होता है उसे हम वाह दल पुंज कहते हैं, या उसी को हम वाह दल कहते हैं। इसके ऊपर जो वाह दल के ऊपर रंग बिरंगा भाग होता है, जिससे रंग बिरंगा भाग इसलिए पौधे का होता है ताकि भौरे, मधुमक्खी, तितलियां आदि क्या हो, आकर्षित होकर उनके ऊपर बैठे और उनके पंखों में या उनके पैरों में जो प्रागकोश फंस के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो ये दल हो गया, दल या इसी को दल पुंज कहते हैं। उसके ऊपर दिखाई पड़ा आपको ये पुंकेसर है, ये जो नीले नीला हमने बनाया हुआ है ये पुंकेसर है। यही जो पुंकेसर होता है पौधे का क्या होता है, नर भाग होता है। जिससे मनुष्य का नर भाग विसरण हो गया, एक जोड़ी विसरण हो गया, शिशन हो गया, विसरण नलिका हो गई। तो इसी प्रकार ये पौधे का जो है जो पुंकेसर होता है, इसे हम पौधे का क्या, नर भाग कहते हैं। पूछा जाता है पौधे का नर भाग क्या है, तो पौधे का नर भाग क्या है, पुंकेसर होता है। और पुंकेसर के ऊपर देखिए खुंडी समान संरचना दिखाई पड़ रही है, इसे हम प्रागकोश कहते हैं। आप लोग इसमें सरसों की खेती हो रही, सरसों के खेतों में जो फूल आ गया, अगर आप जाएंगे तो देखते हैं कि आप अगर खेत में घुसते तो आपके शरीर पे क्या होता है, पीला पीला रंग आ जाता है, पूरा पीला रंग हो जाता है। वही जो पीला पीला पाउडर जैसा रंग है वही क्या होता है, क्या होता है, प्रागकोश में क्या प्राग कण होते हैं। इसके बाद इसका जो बीच का भाग दिखाई पड़ा हरा हरा, ये वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता, सॉरी, ये इसे हम स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ये स्त्री केसर होता है और इसके ऊपर जो एक निशाना दिखाई पड़े हैं जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम, यहाँ हम समझ लेते हैं। देखिए, ऊपर का जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, इसकी जो नली होती है उसे हम वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। जो बीच का फूला हुआ भाग है इसे अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में ही क्या होता है, प्रजनन की मतलब निषेचन की क्रिया होती है। तो अब ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका अंडाशय। यहाँ देखिए ये प्रागकोश है, ये इसका जो भाग है ये पुतंतु है। तो ये जो क्या कहते हैं, ये स्त्री केसर है। क्या है, ये स्त्री केसर है और ये क्या है, पुंकेसर है। आप समझते हैं कि प्रजनन की क्रिया किस प्रकार से हो। तो ये प्रागकोश से जब क्या नाम, प्रागकण कहाँ, वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, तो वर्तिकाग्र पे एक श्लेषम तरफ एक मतलब द्रव्य पाया जाता है जिसपे क्या होता है, ये वर्तिकाग्र पर प्रागकोश क्या होता है, चिपक जाता है। और इसके बाद देखिए संरचना है प्राग नलिका के द्वारा। ये देखिए प्राग नलिका है, ये क्या है, प्राग नलिका है, प्राग नलिका। इसी प्राग नलिका के द्वारा प्रागकोश से आया प्रागकण, इस पे क्या है, ये प्रागकण हो गया। क्या है, ये प्रागकण। यही प्रागकण, ये आपका अंडाशय वाला भाग है पूरा। जब अब कैसे पहुंचते हैं, हवा के द्वारा, हवा के द्वारा भी पहुंच जाते हैं। कौन, प्रागकोश वर्तिकाग्र पे, या जब पौधे पर फूलों पे भौरे बैठे हैं, तितलियां बैठी हैं, मधुमक्खी बैठे हैं, तो उनके जो टांगों में
परागकण चिपक कर कहाँ पहुँच जाते हैं, वर्तिका पे पहुँच जाते हैं। हमने कहा वर्तिका पे एक द्रव्य पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसपे क्या होता है, परागकण क्या होता है, चिपक जाता है। और जैसे परागकण चिपका तुरंत क्या पराग, इस पे पराग नलिका एक गलना शुरू हो जाती है, वर्तिका, और वर्तिका इसकी एक नली के रूप में बन जाता है। और नली के द्वारा ही परागकण क्या होते हैं, अंडाशय में पहुंचते हैं। और अंडाशय में पहले से क्या होता है, अंडाणु ओवम होता है, अंडा होता है, ओवम होता है। जिस प्रकार से हमने बताया था कि जब मनुष्यों में शुक्राणु जाके किससे, अंडाणु से मिलता है। अंडाणु निकलता कहाँ है, अंडाशय से निकलता है। और वहाँ शुक्राणु अंडाशय से, अंडाणु से मिलता है और क्या पर निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये जो परागकण है जब अंडा से ओवम से मिलता है तो ये भी तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है और क्या होता है, फल बनना प्रारंभ हो जाता है। अब फिर समझते हैं तो इसी पूरी प्रक्रिया को क्या है, पौधों में इसी प्रकार से जनन होता है। अब समझते हैं ये जो पराग नलिका होती जाती हूँ, तो परागकण जब इसे चिपकता है तो पराग नलिका के द्वारा दो कितने, यहाँ पे जो अंडाशय में होता है यहाँ से 3 अंडाणु निकलते हैं, समझिएगा, यहाँ से 3 अंडकोशिका है अंडाणु निकलते हैं। और यहाँ से जो उसके वर्तिकाग्र से केवल 2, केवल कितने, 2, केवल 2 क्या नाम, परागकण कहाँ, अंडाशय में आते हैं। तो 2 में एक ये जो परागकण होता है ये क्या बना देता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, निषेचन कर लेते हैं। कितना, ये एक परागकण और एक अंडाशय, एक परागकण और एक अंडाणु आपस में क्या होता है, निषेचन कर लेता है। और उससे क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। बचता कितना है, एक परागकण यहाँ बचा और 2 पराग अंडा यहाँ बना। ये दोनों आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, ये आपका ओवरी बन गया। ये क्या बन गया, ये ओवरी बन गया। और ये जो बनता है ये इसको कहते हैं भ्रूण बन गया ये। और ये जो बनता है ये बन जाता है भ्रूणपोष। क्या बन जाता है, भ्रूणपोष बन जाता है। हमने क्या बताया कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं कि इसके वर्तिकाग्र से जो वर्तिका नली या पराग नली होती है वहां से 2 परागकण वर्तिका और पराग नलिका से कहाँ, अंडाशय में पहुंचते हैं। और अंडाशय में 3 अंडाणु होते हैं। कितने होते हैं, 3 अंडाणु होते हैं, जिसमें से एक परागकण व एक अंडाणु आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, और भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भ्रूण। बचता क्या है, 2 अंडाणु, कितने, 2 अंडाणु और प्लस 1 परागकण, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं भ्रूणपोष। क्या बनाते हैं, भ्रूणपोष बना देते हैं। और इसी भ्रूणपोष से पौधों को क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। जिस प्रकार से मिलता है कि भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाहर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। और उसी प्लेसेंटा से माँ के गर्भ में पड़ रहे बच्चे को क्या मिलता है, पोषक पदार्थ मिलते हैं, पोषक, ठीक है। और इसी प्रकार ये जो भ्रूण बन गया, तो भ्रूण तो बन गया, इसके बाद जो 2 अंडाणु और 1 परागकण से भ्रूणपोष बन जाता है। और ही भ्रूणपोष क्या होता है, उस भ्रूण को क्या करता है, पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और इसके बाद यही फल में क्या होता, परिवर्तित हो जाता है। जो भ्रूण और भ्रूणपोष ये क्या होता, फल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा क्या, जैसे इसमें मटर देख लीजिए, तो मटर का जो दाना है, जो मटर का दाना है भ्रूण है, और उसका जो बाहर की फली है वो क्या है, भ्रूणपोष है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, पादपों में निषेचन होता है। तो पादपों में निषेचन मूलतः पुंकेसर व स्त्री केसर के द्वारा होता है। पुंकेसर से प्राकोष, पुंकेसर के प्राकोष से परागकण कहाँ, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी से क्या होता है, पराग के कण वर्तिका उस पर गल के वर्तिका क्या नाम, पराग नलिका बनाती हैं। उसी पराग नलिका के द्वारा क्या होता है, परागकण का अंडाशय के पास पहुंचता है और अंडाशय के पास क्या आपस में मिलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया पौधे के अंडाशय भाग में होता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, अंडाशय और अंडाशय में अंडाणु होते हैं। अंडाणु से ही क्या होता है, परागकोश या परागकण क्या होता है, आपस में क्रिया करके निषेचन की क्रिया कर लेता है। अब निषेचन की क्रिया तो हो गई,
भ्रूण बन गया, हमने बताया कि जो उसका भ्रूण बनता है वही पौधे का जो फल में जो बीज होता बनता है, और भ्रूणपोष जो होता है पौधे का ऊपरी भाग होता है। अब इसको हम आगे डिटेल में क्या पढ़ेंगे हम फलों के प्रकार, कि फल कितने प्रकार के होते हैं, असत्य फल कौन है, सत्य फल कौन है, रसीले फल कौन होते हैं, कठोर फल कैसे बनते हैं, तो उसमें भ्रूणपोष का क्या है, उसमें भ्रूण क्या है, बीज क्या है, इसको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने आपको इतना पढ़ाना था कि पौधों में जनन, अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक बारे में हमने बताया कि कायिक जनन होता है, जिसे वर्धन जनन कहते हैं, पौधे के विभिन्न भागों के द्वारा होता है। फिर खंडन बताया हमने, बीजवार द्वारा बताया, मुकुलन द्वारा बताया। फिर जनन बताया कि जनन किस प्रकार से प्रक्रिया पौधों में होती है। तो इतने हमको पढ़ा, इसी में पूछ लिया जाता है कि प्राग मतलब स्त्री केसर के अंडाशय में कितने अंडाणु व कितने परागकण के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद क्या बनता है, तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पुनः मैं आपको फलों के प्रकार के बारे में बताऊंगा कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।